नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। ये वे शब्दावलियाँ हैं जितने भी इसमें हम चर्चा करेंगे और ये दो भागों में डिवाइड किया हमने। फर्स्ट पार्ट है आज का ये आपका ये, और जो सेकंड पार्ट आपका बाद में आएगा। इसमें सभी शब्दावलियाँ आपकी पिछले यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं किसी न किसी रूप में, या सीधा सा उसका मतलब पूछ लिया गया या उसके प्रभाव के बारे में पूछ लिया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है और अच्छे से समझेंगे अपने तरीके से, जैसे हम लोग समझते हैं इकोनॉमी को। तो देखते हैं भाई, सबसे पहला आता है इन्फ्लुएंट सोसाइटी। अब इन्फ्लुएंट सोसाइटी जो है ये क्या है? अब देखिए, जैसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, आपको पता होगा कि अगर हम भारत में देखें, जो गरीबी का मुख्य कारण है वो है आय का असमान वितरण। ठीक है, यानी कि 99 लोगों के पास में केवल 1% पूंजी का हिस्सा है, जबकि 1% लोगों के पास भारत की सब पूरी पूंजी का 99% हिस्सा है। तो इस तरीके से कुछ विभाजन है। अब यहीं पे देखते हैं, जो 1% लोग हैं जिनके पास में 99% पूंजी का हिस्सा है, अब वो लोग क्या करते हैं भाई, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। मूलभूत आवश्यकताओं का माने यानी कि रोटी कपड़ा मकान, उनकी शिक्षा दीक्षा बच्चों का हो गया, रहने का हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके अलावा जो भी पैसा बचा, अब दिमाग में खुरापाती तो चलेगी ना, तो इधर उधर खर्च करने लगते हैं वो लोग। कहीं बहुत इम्पोर्टेंट गाड़ी ले ली, बहुत महंगा फ़ोन ले लिया, ठीक है, जिस कप में चाय पी रहे हैं करोड़ों का कप हो गया जो। तो इस तरीके से जो खर्चा होता है, इस खर्च यानी कि ये जो लोग करते हैं, जिस सोसाइटी के लोग ऐसा करते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं से इतर बेफजूली खर्चा सीधा बोल सकते हो आप, तो वो सोसाइटी जो है आपकी इन्फ्लुएंट सोसाइटी कहलाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोफेसर J.K. गालब्रेथ ने सबसे पहला इसका प्रयोग किया। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्फ्लुएंस सोसाइटी का प्रयोग सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने किया, तो आपको बताना है वहाँ पे किसने किया, J.K. गालब्रेथ ने। अब होता क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया, परिभाषा रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका प्रयोग समाज के उस वर्ग के लिए किया जाता है जो अति संपन्न है, यानी कि बहुत पैसा उनके पास है, तथा अपनी तमाम मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरांत अपनी आय का बहुत बड़ा हिस्सा विलासिता की चीज़ों में उपभोग करते। विलासिता की चीज़ें मतलब क्या होती हैं, बहुत महंगी कार हो गई, बहुत बड़ा घर आलीशान हो गया, उसमें बेफालतू की चीज़ें हो गई, ठीक है, सभी के लिए सेपरेट रूम हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये विलासिता में काउंट की जाती हैं। तो वो सोसाइटी जो है आपकी इसी के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट आता है आपका अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका पूरा टर्नओवर कितना है, 100 रुपये का है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा, 100 रुपये का, ठीक है। अब भाई ऐसा तो है कोई कंपनी 100 रुपये की होगी वो। अब इसने क्या कर दिया, इसमें से 20 रुपये उसने रिजर्व कर दिया कि भाई कि 20 रुपये जो है, 20 रुपये के हम शेयर बेचेंगे। तो जो 20 रुपये है यही आपकी क्या है, वो अधिकृत पूंजी है। माने अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूंजी की अधिकतम मात्रा जिस सीमा तक कोई कंपनी अपने शेयर जारी कर सकती है, यानी कि इससे ऊपर वो कंपनी शेयर जारी नहीं कर सकती, वो उसकी क्या होगी, अधिकृत पूंजी होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एड वैलोरम। एड वैलोरम क्या है भाई, देखते हैं ज़रा क्या लिखा हुआ है कि वस्तुओं पर लगाए गए वे कर जो उनकी मात्रा के आधार पर ना होकर उनके मूल्य पर लगाए जाते हैं। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट लेने हैं, ठीक है, बिस्किट लेने हैं, या बिस्किट कोई दुकानदार लेके आया। अब बिस्किट भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको भाई थोक वाला लाएगा ना, तो पैकेट लाएगा पूरा, पैकेट में 12 भी होते हैं, 24 भी होते हैं, 48 भी होते हैं। तो क्या करेगा कि सीधा सा अगर वो वस्तु या ये बिस्किट आपका एड वैलोरम के अंतर्गत आता होगा, तो इन 12 के हिसाब से नहीं लगेगा भाई, टैक्स लगना चाहिए कि एक पैकेट में 12 बिस्किट या 24 बिस्किट या 36 बिस्किट हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर लगना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उसमें एक पैकेट कितने रुपए का है उस हिसाब से इसमें टैक्स लगाया जाएगा। तो यही आपका जो है वो एड वैलोरम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है एडवांस डिक्लाइन। अब एडवांस डिक्लाइन यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है भाई, देखते हैं। यह एक शेयर बाजार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने वाली माप है। ये देखो, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कम होना, नीचे पतन होना, तो वहीं से लिया गया है। अब देखते हैं, अब एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब बढ़ा हुआ, तो एडवांस भी है, डिक्लाइन भी है। अब नाम से यहाँ से निकाल सकते हो, यानी कि बढ़ा हुआ और घटा हुआ, बस मिल गया आपको आंसर। यानी कि ऐसे शेयर जो बहुत ऊंचे रुपए के यानी महंगे बिक रहे हैं, और वो शेयर जो बहुत ही नीचे दामों में बिक रहे हैं, दोनों का जो रेशियो होता है वो एडवांस डिक्लाइन होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, किसी समयावधि में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले शेयर की संख्या और ह्रास, यहाँ पे ह्रास है, ठीक है, ह्रास वाले शेयरों की संख्या के अनुपात को ये दर्शाता है। यानी कि जितने शेयर बढ़ रहे हैं, मान लो 5 शेयर हैं
और जो गिर रहे हैं 6 शेयर हैं, तो अगर यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन निकाला जाए तो रेशियो क्या निकलेगा, 5:6 निकलेगा। तो यही आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आपका है आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन यानी पंचांट। आपने इंग्लिश में एक पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है कि दो पक्षों के बीच में वो मध्यस्थता करता है, किसी झगड़े को सुलझाता है या कोई समझौता करता है। तो सेम वहीं पे है, यहाँ पे क्या आर्बिट्रेशन यानी कि वो पद्धति है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि औद्योगिक विवादों को किसी निष्पक्ष व्यक्ति या समूह या शासकीय अधिकरण द्वारा समाधान करना। अब मान लीजिए कोई दो कंपनियों के एमडी के बीच में झगड़ा हो गया किसी चीज़ को लेकर के, हो सकता है कि वो शेयर के हिसाब से, भाई आप शेयर इतने सस्ते क्यों बेच रहे हो, सेम हमारी कंपनी है, हम महंगे बेच रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर विवाद हो गया, तो वो कहाँ पे जाएगा, या तो किसी आपके अधिकरण के पास में जाएगा, या फिर कोई व्यक्ति होगा या कोई संस्था होगी, तो दोनों के झगड़ों को सुलझा दिया जाएगा। वो क्या बोला जाएगा, आर्बिट्रेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है एग्रीगेटर। अब एग्रीगेटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो भाई क्या लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से कमोडिटी खरीद कर बड़ी मात्रा में कमोडिटी की ट्रेडिंग करता है। अब मान लीजिए हम ही हैं, ठीक है, हम क्या करें भाई कि जितनी कंपनियां हैं, मान लो 100 कंपनियां हैं शेयर बाज़ार के अंतर्गत, और 100 कंपनियों का हमने 10-10 शेयर ले लिया, ठीक है, 100 कंपनी से हमने 10-10 शेयर ले लिए, अपने पास इकट्ठा कर लिए, फिर इन शेयरों को हम कुछ बढ़ा करके लोगों को बिक्री कर रहे हैं। अब जैसा सीधा सा एग्जाम्पल लीजिए आप, कोई गाँव में है, कोई सब्ज़ी बेचने वाला है, तो मंडी गया वो सब्ज़ी लेने के लिए, तो आलू ले लिए, गाजर ले ली, बैंगन भी ले लिया, टमाटर भी ले लिया, धनिया भी ले ली, शिमला मिर्च भी ले लिया, यानी कि सब उठा लिया उसने। अब उठा करके गांव में आया, अपने आराम से फुटकर वो दबा के बेच रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, एग्रीगेटर हो गया। और ये पद्धति आपकी नई नहीं है, गाँव में प्राचीन समय से चली आ रही है। आप देख रहे हो अभी भी गाँव में जाओगे आप तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटी दुकानों के बारे में हो, फुटकर व्यापारी के बारे में हो, या आप सब्जी वालों, किसी को भी ले सकते हो, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है बूम। अब नाम से ही लग रहा होगा, ये बूम मतलब धमाका भाई होने वाला है कुछ। बूम का मतलब क्या है, जहाँ पर एकदम से किसी चीज़ की बाढ़ आ जाए। बाढ़ का मतलब अर्थव्यवस्था में बाढ़ कब आएगी, जब तरलता आएगी। अब तरलता कब आएगी, जब मांग बढ़ेगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे बूम का क्या कॉन्सेप्ट है। लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था में बम नहीं बूम, बूम की स्थिति उस समय कही जाती है जब आर्थिक क्रियाओं का तेज़ी से विस्तार होने लगता है, यानी कि एकदम से हरियाली आ जाए। एक मान के चलो अर्थव्यवस्था में, जैसे वर्तमान में देख रहे हो कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है, भारत भी जो है निगेटिव में चला गया है ग्रोथ रेट, और एकदम से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये पॉजिटिव में एकदम से बढ़ने लगे, तो क्या होगा कि एकदम से बोलेंगे कि जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं बोलेंगे कि भाई बूम आ गया, एकदम से इकोनॉमी बूम हो गई है। तो यही आपका बूम है और कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, यह मंदी रिसेशन का विपरीत स्थिति। मैंने मंदी भी बताई थी आपको, रिसेशन भी बताया था क्या होता है, यानी कि उससे जस्ट अपोजिट होता है। जब मांग में वृद्धि होती है तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब मंदी नहीं, आपकी मांग, जब मांग बढ़ेगी अपने आप, मांग बढ़ने के उपरांत क्या होगा, अच्छे से प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप क्या होगा कि लोगों को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार मिलेगा, और जब व्यापार मिलेगा लोगों के पास पैसा आएगा, फिर वही साइकिल आपका चलता रहेगा। पैसा आ गया, आराम से लोग खरीदेंगे, खरीदने से मांग बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से ये साइकिल पूरा चलता रहता है। नेक्स्ट आता है बुल एंड बियर। ये बहुत बार पूछा गया एसएससी में, तो समझ लो इसका कॉपीराइट है क्वेश्चन का। देखो बुल का मतलब क्या है, तेजड़िया, और बियर्स का मतलब क्या है, मंदड़िया। ये दोनों टर्म जो हैं वो शेयर बाज़ार से संबंधित हैं, यानी कि अगर तेजड़िया के पास आप जाओगे शेयर खरीदने तो वो क्या करेगा, शेयर को महंगा बेचने की कोशिश करेगा। अगर आप मंदड़िया के पास पहुंचोगे तो वो शेयर को आपको सस्ता दिलाने की कोशिश करेगा या सस्ता बेचने की कोशिश करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं, ठीक है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया, तथा जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत गिराने की आशा रखता है उसे मंदड़िया कहा जाता है। तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया एसएससी में, बुल एंड बियर या तेजड़िया और मंदड़िया किससे संबंधित है, तो वहाँ से शेयर बाजार आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिज लोन। अब ब्रिज लोन को समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल से। ब्रिज का मतलब क्या होता है भाई, जानते हो ब्रिज का मतलब पुल होता है। पुल का मतलब नदी बीच में जा रही है, इधर ये स्थल है, ये स्थल, दोनों को स्थल को जोड़ दिया। अब ठीक है, देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है इकोनॉमी में। मान लीजिए हमने एक कंपनी खोली, ठीक है, कोई भी कंपनी खोल लो, मैंने कंपनी खोल ली। अब कंपनी खोली मैंने कुछ पैसा लगा करके, अब
पैसे की रिकवरी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम शेयर उठा देंगे, यानी कि शेयर बेचेंगे। और शेयर जो निकालने और बेचने का प्रोसेस है वो उसमें कम से कम 3 महीने का समय लगता है। ठीक है, अब भाई 3 महीने के हम मक्खी तो मारेंगे नहीं बैठ के ना, तो 3 महीने की अवधि में काम चलाने के लिए हम क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और लोन ले लेंगे। यही जो है यानी कि बैंक कंपनी के खोलने और शेयर बाज़ार यानी कि शेयर बेचने तक की अवधि का जो समय है उसमें कैसे गुजारा करना है, वही जो लोन लिया जाएगा उस गुजारे करने के लिए उसको ब्रिज लोन बोला जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है आसान शब्दों में कि कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर और डिबेंचर जारी करती हैं। हम आपको शेयर भी बता चुके और डिबेंचर भी चर्चा हो चुकी पहले। ठीक है, कंपनी को शेयर जारी करने और पूंजी जुटाने में 3 माह का समय लगता है, मैंने आपको बताया समय लगता है, 3 माह से अधिक समय लगता है। इस समय अवधि में काम जारी रखने के लिए बैंकों से लिया गया ऋण ब्रिज लोन कहलाता है, यानी कि किस तरीके से उनकी कार्यविधि चलाई जाए, कार्य पद्धति चालू रखे, सुचारू रूप से बंद ना हो कंपनी, तो ये जो लोन है ब्रिज लोन का काम करता है आपका। नेक्स्ट आता है ब्लू चिप। अब ब्लू चिप देखते हैं भाई क्या है ब्लू चिप। ये प्रायः उन कंपनियों के शेयर के लिए, देखो कंपनी के शेयर के लिए प्रयोग किया जाता है, ये जो अत्यंत सुदृढ़ हो और जिनका प्रबंधन अत्यधिक कुशल हो, यानी कि ये ऐसे शेयर होते हैं जो भविष्य में फ्यूचर में जिनकी रेट ना गिरने की आशंका होती है, यानी कि वो शेयर होते हैं जिनकी आशा ये रहता है, जो भी ट्रेडर होता है, ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट का, तो ये सोचते हैं कि भाई अगर हम ब्लू चिप कंपनी के शेयर लेंगे तो हमें इस पर घाटा नहीं होगा, हाँ कभी ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा ही, यानी कि आने वाले फ्यूचर में इनके भाव गिरने वाले नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, और जब चाहो अपने उचित मूल्य पे बाज़ार में बेच सकते हो उनको। तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, यानी कि ऐसे शेयर जो खरीदने में हानि की संभावना बहुत कम होती है, इनके शेयर, ठीक है, इनके शेयर जब चाहें उचित मूल्य पर बाज़ारों में बेचे जा सकते हैं। अगला क्या होता है ब्लू चिप कंपनी। अब देखो ब्लू चिप क्या हुआ, ये शेयर के लिए प्रयोग किया गया, और जिन कंपनी के ये शेयर होंगे ना उनको ब्लू चिप कंपनी बोल दी जाएंगी, यानी कि वो कंपनियां जो पिछले कई सालों से घाटे में नहीं गई हैं, प्रॉफिट ही कमा रही हैं, तो वो कंपनियां कौन सी हो जाएंगी, आपकी ब्लू चिप कंपनियां हो जाएंगी। यानी कि लिखा हुआ है वे कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हैं। यानी कि मान लो अगर कोई कोलगेट बना रहा है तो कोलगेट कंपनियों के अंतर्गत वो शीर्ष टॉप में होना चाहिए, टॉप 3 में होना चाहिए, तो वो जो कंपनियां होंगी वो ब्लू चिप कंपनियां होंगी। अगला आता है ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, अब देखो ब्लू चिप हो गया, ब्लू चिप कंपनियां होंगी, अब आता है ब्लू कॉलर जॉब। इसमें क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र से संबंध है ये। अब द्वितीय क्षेत्र में मैंने क्या बताया था आपका, उद्योग, जितने भी उद्योग हैं वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है ब्लू कॉलर जॉब में। इसमें कह रहा है कि सामान्यतः द्वितीय क्षेत्र से संबंध है ऐसे श्रमिकों को जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं, यानी जो वहाँ पे जाकर के काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा कंपनी है, कोई कपड़ा बना रही है, तो जो वहाँ पे लेबर जाएंगे, सिलेंगे जाकर के बैठ के, तो वो जो आपका होगा ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत आएगा। और ब्लू कॉलर जॉब की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ठीक है, यानी वो जो टेलर होगा जाकर कंपनी में काम करेगा जाकर के, तो उसको किसके अंतर्गत हम काउंट करेंगे, ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कोर सेक्टर। मैंने आपको कोर सेक्टर के बारे में बताया था, इसके अंतर्गत 8 उद्योग रखे गए हैं। अब ये वो उद्योग होते हैं जिनके बगैर कोई भी उद्योग नहीं चल सकता है। जैसे इसके अंतर्गत कच्चा तेल ले लीजिए, पेट्रोलियम, कोयला भी है, लौह उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, इन सब चीज़ों को रखा गया है इसके अंतर्गत। और इनकी संख्या याद रखना आप, संख्या कई बार पूछी गई कि कोर सेक्टर के अंतर्गत कितने सेक्टर को यानी कितने उद्योगों को रखा गया है। नेक्स्ट आता है कॉर्टेल। कॉर्टेल देखिए, अब ये जो है वर्तमान में बहुत फिट बैठेगा। एक मज़ेदार एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आप प्याज बेचते हो, हम प्याज बेचते हैं, ठीक है, हम प्याज बेचते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मोनोपोली अगर हमको करनी हो तो क्या करेंगे भाई कि मार्केट का पूरा प्याज हम अपने पास कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि बाज़ार में प्याज का जो विक्रेता है वो कौन है, केवल हम हैं। हमारे अलावा बाज़ार में किसी के पास प्याज नहीं है। तो क्या होगा भाई, अपने हिसाब से बेचेंगे ना भाई। अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो खरीदोगे, क्यों, क्योंकि बाज़ार में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारा मन होगा हम 20 रुपये किलो बेचेंगे, हमारा मन होगा हम 200 रुपये किलो बेचेंगे, या हमारा मन होगा हम 2000 रुपये किलो बेचेंगे। ठीक है, हमारी मर्जी है ना, क्योंकि हम वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट किए बैठे हैं कि हमारे अलावा प्याज कोई बेच ही नहीं सकता। तो ये कॉर्टेल होता है। अब देखते हैं इसमें लिखा गया है यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, एक समान
व्यापार में लगी फर्में, यानी कि एक समान व्यापार, कोई भी व्यापार हो सकता है, वो कपड़ा उद्योग हो सकता है, लौह उद्योग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लगी फर्में या उद्योग तथा निगमों का ऐसा संगठन, एक समूह होता है, ठीक है। अकेला हम भी नहीं भाई, मान लो हम हैं, हमारा भाई, हमारे पापा, हमारे चाचा, सब लोग, चारों लोग हैं, चारों लोग बैठे हैं बाजार में, हम बोल दिए कि भाई 200 में प्याज बेचना है तो 200 में ही बिकेगा, क्योंकि हमारे घर के हैं, वो लोग मानेंगे, या हमारा समूह है वो मानेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा संगठन जो मूल्यों के नियंत्रण करने में एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली सुविधाएं भोगने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। तो ये कार्टेल है, कार्टेल एक प्रकार का समूह है जो क्या करेगा, किसी विशेष क्षेत्र में क्या करेगा, मूल्यों का नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है जियो का। जियो आप ले लीजिए भाई, जियो जब से आया है देख रहे हो कि बाकी जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियां हैं सबकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये अपने हिसाब से कर रहा है, यानी कि मोनोपोली इसने क्रिएट कर ली। पहले तो आदत लगाई, फिर डेली 1 GB डाटा की, अब भाई लोग 600 रुपये में करवा रहे हैं, मजबूरी है उनकी। क्यों? क्योंकि मार्केट बना चुका है, अब आ चुका है इसके। अब देख रहे हो कि जियो के चलते ही सभी जो कंपनियां हैं वो सब इस तरीके से करने लगी हैं। तो कार्टेल अब याद रखना एक समूह है जो मूल्य का नियंत्रण करते हैं। अगला आता है कैश काउ। कैश काउ यहाँ से समझते हैं, देखिए जैसे इसको भी हम वर्तमान से जोड़ते हैं। वर्तमान में मान लीजिए PPE किट, PPE किट मैंने आपको बताया था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भारत इसके उत्पादन में विश्व में दूसरा नंबर है, ठीक है। पहला आपका चीन है। अब मान लो हमको पैसा लगाना है इसमें, हमने पैसा इसमें लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हमको पता है कि अभी 3-4 महीने बम्पर शेयर उठेगा PPE किट के लिए, ठीक है। क्यों भाई देख रहे हो कि हर कोई, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इसको यूज कर रहे हैं। तो अभी तो ये चर्चा में, यानी कि इसका शेयर बहुत उछाल मारेगा, बहुत लाभ होगा, लेकिन भविष्य का इसका कुछ नहीं पता है भाई। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोरोना आपका सदियों तक बना रहेगा, जा भी सकता है भाई, कोरोना चला भी जाएगा। ऐसा कोई है नहीं कि दवाई नहीं बनेगी, या हमारे समाज में ऐसा कुछ है, तो जा भी सकता है। तो बाद में क्या होगा, PPE किट की इतनी मांग नहीं रहेगी। लेकिन क्या है कि अभी हम इससे जितना प्रॉफिट कमा लेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट कमाया हुआ है हम आगे ऐसे उद्योग में लगा देंगे, ऐसे मार्केट में लगा देंगे जहाँ पे भविष्य में हमारे पास पैसा ही पैसा आता रहेगा, यानी कि हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो कैश काउ इसी को बोलते हैं। अब देखते हैं लिखा क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं भाई, जब कोई शेयर लगातार अच्छा लाभ देता हो तो ऐसे शेयर को कैश काउ की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के व्यवसाय वर्तमान में लाभ देते हैं, देखो वही आ गया ना, वर्तमान में लाभ देते हैं, जबकि भविष्य ठीक नहीं होता है भाई इसका भाई PPE किट का मान लो प्रोडक्शन तो हो रहा है, वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट है इंडिया, लेकिन जब तक वायरस है तब तक इसकी मांग है, यानी भविष्य इसका पता नहीं क्या है। अगला क्या है, इस प्रकार के व्यवसायी यहाँ से लाभ कमाकर किसी दूसरे व्यवसाय में लगाते हैं जो भविष्य में अच्छा लाभ देंगे। भाई जो भी शेयर ट्रेडिंग वाले होंगे यहाँ से दबा के पैसा कमा रहे होंगे और बाद में किसी में लगा देंगे, अपना आराम से पैसा बैठे बैठे कमाएंगे वो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया, इतने शब्दावलियाँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा और आपने सभी कर लेना, बड़ा मज़ा आएगा। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं और आए हुए भी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा आपके लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।